क्या 2 महीने पहले हुए एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी को था रास्ते से हटाने का प्लान? क्यों पीएम मोदी जी ने अचानक आसियान समिट में वर्चुअली जुड़ने का फैसला लिया? और वो कौन ताकतें हैं जो पीएम मोदी जी को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं? यही सब समझने की कोशिश करेंगे आज के इस कॉमन सेंस को अप्लाई करने वाले लॉजिक को प्रमोट करने वाली वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। किस किस को याद है मोदी जी का एससीओ समिट से लौटने के बाद नई दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में स्पीच के दौरान लोगों को, देशवासियों को एक गुप्त संकेत देना कि उनकी जान को खतरा है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। यहाँ पर अगर आपने इनकी स्पीच पर गौर किया होगा तो इन्होंने यहाँ पर व्यक्तिगत हानि की बात कही है। किस किस्म की हानि? क्या किसी किस्म का कोई संकेत था, कोई हिंट था कि उनकी जान को खतरा था एससीओ समिट के दौरान? जरा सोचो और तारों को जोड़ने की कोशिश करो। एससीओ समिट कहाँ पर हुआ? चीन में हुआ। भारत और रूस वहाँ पर क्या थे? चीन के मेहमान थे। अगर खुदा ना खास्ता, भगवान की कृपा से ये हुआ नहीं, अच्छी बात है, खुदा ना खास्ता भारतीय प्रधानमंत्री के साथ वहाँ पर कोई ऊंच नीच, किसी किस्म की कोई हरकत हो जाती तो इसका सीधा सीधा ब्लेम किस पे जाता? चीन पे जाता। तो वो एक देश जो ये चाहता ही नहीं कि भारत और चीन के बीच दोस्ती हो, भारत चीन और रूस के बीच दोस्ती हो, उसका तो प्लान सफल हो जाता ना। और ऐसी वैसी कोई अनहोनी हो जाती तो भारत और चीन के रिश्तों के बीच कड़वाहट आ जाती, दुश्मनी आ जाती, जो कि उस देश का प्राइमरी मकसद भी था। इस एक मूव से उस देश के 2 काम हो जाते। पहला काम, भारत और चीन के बीच दुश्मनी हो जाती। दूसरा काम, भारत से वो नेतृत्व, वो नेता हट जाता जो उनके रास्ते का इन दिनों रोड़ा बना हुआ है। और ये दोनों ही काम वो देश अपने इस एक मूव से हासिल कर लेता, पा लेता। वो तो भगवान और करोड़ों लोगों की प्रार्थना थी जिसने हमारे प्रधानमंत्री जी को बचा के रखा, सही सलामत रखा। अब वो देश कौन है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाओ। अब कुछ चमन झंडू यहाँ पर आ जाएंगे और कहेंगे कि ये सब बोगस है, सब फर्जी खबरें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन सब चमन झमंडों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज का ये वीडियो दोस्तों आप जैसे लोगों के लिए ही है, क्योंकि जो भी घटना हाल के दिनों में हमारे पास पड़ोस पर घटी है ना, वो भारत के लिए एक रेड फ्लैग है। भारत के हित में वो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। ये कोई पहली दफा नहीं है जब पीएम मोदी जी ने इस किस्म का कोई हिंट दिया हो। एससीओ समिट के बाद दिए हुए अपने उस भाषण के बाद उन्होंने एक और अपने अलग भाषण में इसी किस्म का एक सिमिलर सा हिंट दिया था लोगों को। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो कि आया हूं इसकी ताली बजा? गया था इसकी ताली बजा रहे हो कि आया हूं इसकी ताली बजा? गया था इसकी ताली बजा रहे हो कि आया हूं इसकी ताली बजा? इनके कहे इन बातों को आपने गौर से सुना? इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि मैं गया था इसलिए ताली बजा रहे हो, या फिर मैं आया हूँ लौटकर इस पे ताली बजा रहे हो। एंड बाय द वे दोस्तों, डोंट नो, इनका ये वाला स्पीच भारत में दिया गया एक स्पीच था जहाँ पर उन्होंने क्लियरली हिंट देने की कोशिश की है कि हाँ, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे देश के बाहर भी कुछ विदेशी ताकतें ऐसी हैं जो नहीं चाहते कि पीएम मोदी सत्ता में बने रहें। एंड बाय द वे, अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे लोग इस चीज़ को लेकर कुछ भी नहीं कर रहे, तो आप गलत हो। हमारे लोगों ने भी अब ऐसे लोगों को चुन चुन के ठोकने का काम शुरू कर दिया है, जो अब हमारे दुश्मनों को एक एक करके तबीयत से, इत्मीनान से निपटा रहे हैं। इसकी खबरें आई एम श्योर आपने सुन रखी होंगी। हाल ही में हमारे पड़ोसी मुल्कों में क्या क्या हुआ, किन किन को साफ कर दिया गया, निपटा दिया गया अज्ञात बंदूकधारियों ने, अज्ञात वीरों ने। इस गंभीर टॉपिक से जुड़े हुए मैंने कई सारे रिपोर्ट्स ऑनलाइन देखे हैं दोस्तों। उन्हीं में से एक रिपोर्ट आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए, और इस रिपोर्ट में कई सारी बातें ऐसी हैं जिसको हम चाहे ना चाहे इग्नोर नहीं कर सकते। 31 अगस्त को पीएम मोदी का चीन में होना और उसी दिन अमेरिकी एजेंट का बांग्लादेश में मारा जाना एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन उसके अगले ही दिन 1 सितंबर को जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सारे प्रोटोकॉल छोड़कर अपनी कार में पीएम मोदी को होटल लेने पहुंच गए, तो उस दिन की घटना को अब कई लोग बांग्लादेश की घटना से जोड़कर देख रहे हैं। इस खबर की सोशल मीडिया पर भयंकर चर्चा हो रही है।
कई लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में मारा गया टेरेंस ऑरवेल जैक्सन बांग्लादेश में भारत, पीएम मोदी और रूस के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था और इसकी भनक रूस की खुफिया एजेंसियों को लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मृत अमेरिकी नागरिक यूएस स्पेशल फोर्सेस से जुड़ा हो सकता है, लेकिन जिस तरह से जैक्सन के शव को बिना पोस्टमार्टम या जांच के अमेरिकी दूतावास को सौंप दिया गया, उसने पूरे दक्षिण एशिया में हड़कंप मचा दिया। इस घटना के बाद कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या जैक्सन सीआईए और डीप स्टेट का एजेंट था? क्या जैक्सन बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जासूसी का नेटवर्क बना रहा था? और क्या जैक्सन भारत और पीएम मोदी को नुकसान पहुंचाना चाहता था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से जैक्सन के शव को चुपचाप अमेरिकी दूतावास को सौंप दिया गया, उसने भारतीय खुफिया एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया। देखो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स वो मैदान है जहां पर बहुत कुछ होता रहता है बैक एंड पे, जिसके बारे में हमें और आपको पता भी नहीं चलता। हम वही चीजें देख पाते हैं जो सतही तौर पे अवेलेबल होती हैं। इट्स लाइक आइसबर्ग जिसने टाइटैनिक को डुबाया था। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा हिस्सा था जो टाइटैनिक से विजिबल था, बाकी बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जो पानी के नीचे था, जो असल कारण था टाइटैनिक को डुबाने का। जियोपॉलिटिक्स भी इसी वे में फंक्शन करता है। एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा चंक ऐसा होता है जो हमें विजिबल नहीं होता, हमें दिखता नहीं है। अब इस किस्म की बातें बाहर आ रही है तो मतलब कुछ ना कुछ तो पक रहा होगा ना। मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, बट हाँ, जिस किस्म की बातें हमें सुनने देखने को मिल रही है उसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। अब वो कौन देश है जो भारत से इन दिनों चिढ़ा हुआ है? वो कौन राष्ट्रपति है जो इन दिनों मोदी जी से चिढ़ा हुआ है? ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। और उसके ऊपर से पीयूष गोयल जी का दिया हुआ हाल ही में एक बयान, जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि हम बंदूक की नोक पर ट्रेड डील नहीं करेंगे। क्या ये सब की सब बातें, ये सारे के सारे बयान किसी एक तरफ इशारा नहीं कर रहे? गहरा राज्य, अदृश्य राज्य, ये वो टर्म है जिसे हम पिछले कुछ दिनों से इस देश में सुन रहे हैं, जो इस देश में अस्थिरता की सिचुएशन को, माहौल को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे आंदोलनों के जरिए हम लोगों ने शाहीन बाग होते हुए देखा, किसान प्रोटेस्ट होते हुए देखा। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक थी? जी नहीं, इसके पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ था। उसके ऊपर से का हाल ही में एक पोस्ट, एक बयान कि भारत के जेनजी को क्या हो गया है, वो प्रोटेस्ट सड़कों पे लेके क्यों नहीं आ रहे? क्या ये सारी बातें किसी एक तरफ इशारा नहीं कर रहे? और ऐसी बात भी नहीं है कि इस किस्म की घटनाएं हम पहली बार देख रहे हैं। इसके पहले भी ताशकंद में हम इसी किस्म की सिमिलर सी घटना देख चुके हैं। तो मेरे ख्याल से इनका जो ये मकसद था ना, ये उसी ताशकंद 2.0 को इस बार फिर से अप्लाई करने का था, उसे अमल में लाने का था, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने फ्लॉप कर दी, फेल कर दी। देखो दोस्तों, हमारी सुरक्षा एजेंसी ये बात अच्छे से जानती है, जो जिस जुबान को समझता है उसको उसी जुबान में टैकल किया जाना चाहिए, और हमारी सुरक्षा एजेंसियां टैकल कर भी रही है, उन्हीं को उन्हीं के स्टाइल में ठोक भी रही है। और ऐसे समय में होने वाले जिस अनहोनी का मैं जिक्र कर रहा था, उस अनहोनी को होने से पता है किस किसने बचाया? उसमें इन्वॉल्व थी रूस की सुरक्षा एजेंसियाँ, चीन की सुरक्षा एजेंसियाँ, भारत की सुरक्षा एजेंसियाँ। तीनों ने मिलकर साथ काम किया और उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया। देखो दोस्तों, यहाँ पर हम जिस शक्ति, जिस ताकत से डील कर रहे हैं ना, जिस ताकत से हम लोहा ले रहे हैं, उनका अपना खुद का जो इतिहास है ना इन सारी चीज़ों को लेके बहुत ही ख़राब रहा। ये लोग तो वो लोग हैं जो अपने ही राष्ट्रपति को नहीं छोड़ते, तो बाकी दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनको ही कैसे छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेंगे? अपने फ़ायदे के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो इन खबरों की सत्यता को मैं पूरी तरह झुठलाता भी नहीं हूँ, पूरी तरह मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये सच है, बट हाँ, कुछ तो है। दाल में काला है या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है, ये मैं आप सबके समझ और आप सबके विवेक पर छोड़ता हूँ। इन सब के अलावा अगर आपने टाइमिंग पर गौर किया होगा तो ये आसियान समिट कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है मलेशिया। और मलेशिया कौन सा देश है? ये वो देश है जो पाकिस्तान के करीबी माना जाता है। और इसके अलावा हमारे नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी का हाल ही का मलेशिया दौरा, कि सारी बातें किसी एक तरफ इशारा नहीं कर रही, किसी एक षड्यंत्र की तरफ इशारा नहीं कर रही। हो भी सकता है, अटकलें थी, मैंने शेयर कर दी। इसके अलावा प्रोएक्टिवली हमारे नेता विपक्ष जी का पीएम मोदी जी ने जैसे ये बात मेंशन की कि वो आसियान समिट वर्चुअली अटेंड करेंगे, उसके बाद एक तंज कसते हुए लिखना कि हमारे पीएम जी डर गए हैं। तो इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये कोई इत्तेफाक है या फिर संयोग है या प्रयोग है? ये सारी बातें अभी उठ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं इन सारी चीज़ों पर कि वहाँ ऐसा क्या होने वाला था जिसके चलते पीएम मोदी जी सतर्क हो गए, उनको सतर्क कर दिया गया और उन्होंने वर्चुअली इस समिट को अटेंड करने का निर्णय लिया। और यही नहीं दोस्तों, एक और बात जो हाल ही में सामने आई है वो ये कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन जी है ना, उन्होंने भी साउथ अफ्रीका का अपना G20 दौरा रद्द कर दिया है, वो भी वहाँ नहीं जा रहे हैं। यह टाइमिंग पर सवाल उठता नहीं है। और उसके ऊपर से शी जिनपिंग, अगर आपको याद होगा, चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो भी कई महीनों गायब रहे, एंड द मोमेंट वो बाहर आए, उन्होंने सबसे पहले बाहर आते ही कुछ अपने चीनी अफसरों को नौकरी से निकाल दिया, उनको जेल में डाल दिया, इस इल्ज़ाम में कि वो देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाले हैं। इस इल्ज़ाम में उन्होंने कई सारे लोगों को निकाल दिया।
ये सारी बातें क्या किसी ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा नहीं करती है, किसी एक षड्यंत्र की तरफ इशारा नहीं करती है? तीनों बड़े ताकतवर नेता, उनके साथ ऐसी घटना का होना, पीएम मोदी की ऐसी घटनाओं के होने की बातों को बाहर आना, क्या आपस में इंटरलिंक नहीं है? और इसके पीछे कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत है जो इन तीनों के साथ होने से खुश नहीं है? आप समझ जाओ दोस्तों, वो शक्ति कौन है, वो ताकत कौन है, वो देश कौन है जो नहीं चाहता ये तीनों शक्तियाँ महाशक्तियाँ बने, ये तीनों शक्तियाँ एकजुट होकर रहें। अब कुछ चमन चिकंडू, कुछ चमन झंडू यहाँ पर आ जाएंगे और कहेंगे कि उस देश को क्या मिल जाएगा, क्या हासिल हो जाएगा ये सब कुछ करके? उस देश को वही हासिल हो जाएगा जो वो बहुत पहले से करना हुआ चाहता था। अगर आपने उस देश के एक मंत्री का बयान सुना होगा तो उसने ये कहा था कि जिस दिन उनको लगेगा कि भारत भी उनके लिए खतरा बनते जा रहा है, उनके लिए कॉम्पिटिशन बनते जा रहा है, तो वो भारत को क्रश कर देंगे। उन्होंने ये ऑन एयर कहा है। उनके इस बयान से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि वो भारत को डेवलपिंग ही रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि भारत एक डेवलप्ड देश बने, यहाँ के लोग उनके लिए काम करें, उनके लिए नौकर चाकर की तरह रहे। ये है उनका ग्रैंड प्लान हमारे देश भारत को लेकर, भारतवासियों को लेकर। वो नहीं चाहते कि ये लोग आत्मनिर्भर बने, ये लोग आगे बढ़े, ये लोग डेवलप बने। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत कुछ था जिस पे हम सबको गौर करने की ज़रूरत है, हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के इस मज़ेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। NES डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।